बात आज से 18 साल पहले दिसंबर 2006 की है। शायद आपको याद हो, हम बात कर रहे हैं दुनिया को झकझोर देने वाली उस दहशतवाद हत्याकांड की जिसका नाम था निठारी हत्याकांड। ऐसा सनसनीखेज दर्दनाक हत्याकांड जिसमें आरोपी गिरफ्तार हो गए, उनको फांसी की सजा भी सुना दी गई। 15 मामले उनके खिलाफ नामजद किए गए, लेकिन फिर 18 साल बाद उन्हें बरी कर दिया गया। पुलिस की टीम छानबीन में लगी थी। कोठी नंबर D5 के पीछे गंदे नाले से एक के बाद एक पॉलीथीन की बोरियां बाहर आ रही थीं, जिनके अंदर थे मासूम बच्चों के नर कंकाल, खोपड़ी और शरीर के टुकड़े, जिसे देखकर लोगों का कलेजा मुंह को आ गया था। माओं का दिल धड़कना भूल चुका था। आखिर यह किस नर पिशाच का काम था? क्या माजरा था? धीरे धीरे हड्डियों के ढेर ने पहाड़ का रूप ले लिया, पर पॉलीथीन में भरे कंकाल एक के बाद एक सामने आते ही जा रहे थे। अपराधियों को हिरासत में ले लिया गया था। अपने आंचल के फूलों की इस दुर्गति को देखने के बाद भी मजबूर माँ बाप को कानून पर भरोसा था। उन्हें विश्वास था, वे जानते थे भले ही देर हो पर अपराधियों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। वे अपराधियों को फांसी पर लटका हुआ देखना चाहते थे। 18 साल तक इंसाफ के इंतजार में उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा था, लेकिन अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने उनको अंदर तक तोड़कर रख दिया। आखिर क्या है वह खबर? 18 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि लोग कोठी नंबर D5 पर फिर पत्थरबाजी करने लगे? आइए बिना समय गवाए बेरहमी की सारी हदें पार कर देने वाले इस अपराध की सनसनीखेज कहानी की ओर बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए जानते हैं। कहानी है 2005 की और कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, एक मनिंदर सिंह पंडेर, दूसरा उनका नौकर सुरेंद्र कोहली। मनिंदर सिंह पंडेर ने 2005 में नोएडा सेक्टर 31 में निठारी गांव के पास D5 नंबर की कोठी खरीदी थी। उनका अपना परिवार काफी अच्छा और प्रतिष्ठित था। परिवार के सभी सदस्य और रिश्तेदार चंडीगढ़ में रहते थे, लेकिन उन्होंने नोएडा को अपने रहने का ठिकाना बनाया था। वजह थी नोएडा में उनकी एक कंपनी जिसकी देखरेख उनकी जिम्मेदारी थी। मनिंदर पंडेर काफी पढ़े लिखे, सभ्य दिखने वाले हाई प्रोफाइल आदमी थे। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और एक लग्जरियस लाइफस्टाइल फॉलो करते थे। उनकी इस कोठी में बड़े बड़े रसूखदार लोगों और जाने माने पॉलिटिशियन का भी आना जाना लगा रहता था, जबकि वे ज्यादातर काम के सिलसिले में विदेश में रहा करते थे। मनिंदर सिंह पंडेर खाने के काफी शौकीन थे, लेकिन परिवार से दूर नोएडा में अकेले रहने के कारण उन्हें खाना आदि बनाने के लिए एक सहायक की जरूरत थी। दूसरी तरफ सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला था और साल 2000 में यह मासूम सा दिखने वाला आदमी उत्तराखंड से दिल्ली आ गया। यहाँ वह एक ब्रिगेडियर के घर पर खाना बनाया करता था, जहाँ से उसका संपर्क मनिंदर सिंह पंडेर से हुआ और ब्रिगेडियर द्वारा उसकी तारीफ करने के कारण पंडेर ने सुरेंद्र कोहली को अपने पास बुला लिया। मनिंदर सिंह पंडेर ने सुरेंद्र को रहने के लिए कोठी की छत पर ही बना हुआ एक कमरा दिया था, लेकिन क्योंकि मनिंदर सिंह पंडेर को फैक्ट्री के काम से ज्यादातर शहर से बाहर ही रहना पड़ता था, इसलिए सुरेंद्र कोहली ही मालिक की तरह इस आलीशान कोठी में ऐश करता था। मनिंदर सिंह पंडेर एक अय्याश तबीयत के आदमी थे, जिसके कारण उनकी कोठी में कॉल गर्ल्स का आना जाना लगा ही रहता था। कई बार कॉल गर्ल्स का इंतजाम करने में सुरेंद्र कोहली भी मालिक की सहायता करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक बच्चों के गायब होने की घटनाएं सामने आने लगी। लोगों ने अनुभव किया था कि कोठी के पास स्थित पानी की एक टंकी के पास से ही अक्सर बच्चे गायब हो जाते हैं। कमाल की बात यह थी कि कभी भी कोई हाई प्रोफाइल बच्चे की गुमशुदगी नहीं पाई गई। गुमशुदा सभी बच्चे गरीब परिवारों के थे। उस जगह के विकास का कार्यक्रम जारी था, लेकिन अभी यहाँ रहने वालों की देख रेख के लिए रेजिडेंट एसोसिएशन आदि का निर्माण नहीं हुआ था, जिसके कारण इस मामले को वहां के लोग अपने नजरिए से देख रहे थे। गांव के लोगों का मानना था यह किसी भूत प्रेत का काम है। किसी को भी कोठी पर कोई शक नहीं था। माँ बाप बच्चे गायब होने की सूचना पुलिस को देते, पर पुलिस कोई खास कदम नहीं उठाती, क्योंकि पुलिस का मानना था कि माँ बाप अपने बच्चों की उम्र गलत लिखवा रहे थे। गायब होने वाले बच्चों में ज्यादातर लड़कियां ही थीं, इसलिए पुलिस को लगता था कि वह किसी के साथ घर छोड़कर भाग गई होंगी, फिर खुद ही वापस आ जाएंगी, क्योंकि किशोरावस्था में गरीब लोगों में होने वाली यह आम बात थी। लेकिन लोगों का ध्यान कोठी D5 पर तब गया जब 29 दिसंबर साल 2006 में एक महिला जो घरों में चौका बर्तन का काम करती थी, काम की जरूरत होने के कारण काम की बात करने गई। इसने मनिंदर सिंह पंडेर की कोठी पर पहले भी साफ सफाई का काम किया था, लेकिन प्रेगनेंसी के कारण उसे यह नौकरी छोड़नी पड़ी थी। बच्चा होने के बाद वह फिर से उस कोठी पर काम करना चाहती थी, इसलिए इस लालच में कि काम जरूर मिल जाएगा,
वह कोठी में गई, लेकिन उस दिन के बाद से महिला कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसका कोई अता पता नहीं चल पाया। उसके जान पहचान और परिवार वालों ने उसे बहुत ढूंढा, पर वह नहीं मिली। तो परिवार वालों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। उसके घर वालों को शक था कि वो कोठी से बाहर नहीं आई। लेकिन इस मामले ने नया मोड़ तब लिया जब साल 2006 में पायल नाम की लड़की लापता हो गई। यह खबर ऐसी थी जिसने जैसे एक नया पिटारा खोल दिया हो, वह भी ऐसा जो सबकी कल्पना से भी परे था। उसने अपनी गवाही में बताया कि पायल उसके रिक्शे में मुनेंद्र सिंह पंडेर की इस खूनी कोठी में आई थी। उसने रिक्शे वाले को कोठी के बाहर रुकने को कह वापस आकर पैसे देने की बात कही थी। काफी देर बाद जब वह वापस नहीं लौटी तो रिक्शा वाले ने पैसे लेने के लिए कोठी का गेट खटखटाया। इस पर सुरेंद्र कोहली ने बताया कि पायल तो काफी देर पहले जा चुकी है, जबकि रिक्शे वाला कोठी के सामने ही था। उसने पायल को निकलते हुए नहीं देखा। उसे शक हुआ। उसने यह बात तुरंत पायल के घर वालों तक पहुंचा दी। पायल के पिता नंदलाल ने आनन फानन में FIR लिखवाई और साफ कहा कि उनकी बेटी कोठी से गायब हुई है। पायल के पिता पुलिस पर दबाव बनाने लगे। पुलिस ने गौर किया कि इस घटना के पहले ही निठारी से लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस को मामले में गंभीरता नजर आई और कुछ बड़ा घपला होने के अंदेशे से पुलिस आनन फानन में एक्शन में आ गई। पुलिस ने कोठी D5 पर छापामारी की और जब वे कोठी के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें वहां काफी शराब की बोतलें और आपत्तिजनक तस्वीरें फैली हुई मिली। पुलिस को जांच में कोठी के अंदर से पायल का फोन और पायल के कपड़े बरामद हुए। पुलिस ने उस नंबर के कॉल की डिटेल निकलवाई तो पुलिस को मुंबई से लेकर और भी तमाम जगहों के नंबर मिले। उन नंबरों की जांच की गई तो मनिंद्र सिंह पंडेर और कॉल गर्ल्स के संपर्क से जुड़े काफी सुराग बाहर आ गए, लेकिन जांच में इसके सिवा कोई ऐसी खास चीज नजर नहीं आ रही थी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन अपराध अपना पता खुद देता है। पुलिस के साथ ही लोकल लोग भी अंदर आ गए थे। इन कुछ लोगों ने नोटिस किया कि कोठी के बैक साइड में एक बड़ी ग्रिल लगी हुई थी, जिसके पीछे एक गंदा नाला बहता था। लोगों ने देखा कोठी के ठीक पीछे वाली जगह पर नाले में काफी मात्रा में पॉलीथीन की बोरियां पड़ी थीं। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। वहां पर तफ्तीश करने से पुलिस का शक बढ़ गया तो उन्होंने तुरंत नगरपालिका से सफाई कर्मचारियों को बुलाकर उन बोरियों को निकलवाना शुरू किया। और जब उन बोरियों को खोलकर जांच कराई गई तो जांच के बाद पुलिस कर्मियों के भी पसीने छूट गए, क्योंकि बोरियों में बच्चों के नर कंकाल भरे हुए थे। कुछ बोरियों में बच्चों की खोपड़ियां थीं, कुछ में हड्डियां और बहुत से स्कूल बैग भी बरामद हुए थे। कोठी के पीछे नाले में यह बोरियां दूर तक फैली पड़ी थीं और उनमें से हड्डियों के निकलने का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इसकी जांच CBI को सौंप दी और इस जांच में एक मासूम से दिखने वाले ऐसे आदमखोर नर पिशाच का राज सामने आया जिसने 1-2 नहीं बल्कि 17 मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाकर दरिंदगी की सारी सीमाएं तोड़ दी थीं। जांच में DNA सैंपलिंग की गई थी, जिसका मिलन उन पीड़ित परिवार के लोगों से करवाया गया जिन्होंने बच्चे गायब होने की कंप्लेन करी थी और सारे केस सामने आ गए। 8 फरवरी 2007 को CBI की स्पेशल कोर्ट ने मनिंद्र सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को 14 दिनों के लिए CBI की कस्टडी में भेज दिया और 28 फरवरी को इस दरिंदे अपराधी सुरेंद्र कोहली ने दिल्ली में अपना पहला बयान दर्ज करवाया, जिसमें उसने कबूल किया कि वह गांव के भोले भाले मासूम बच्चों को बुलाकर पहले उन्हें गला घोंट के मारता, फिर उनके निर्जीव शरीर के साथ दुष्कर्म करता, उसके बाद लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता। इतना ही नहीं, कई बार वह उन मासूमों की लाश के चुनिंदा टुकड़े पकाकर खाया भी करता और बाकी कोठी के पीछे नाले में बहा देता था। उसने यह भी कबूल किया कि उसकी इस दरिंदगी की जानकारी उसके मालिक मनिंद्र सिंह पंडेर को नहीं थी। उसने कबूल किया कि जब उसके मालिक कॉल गर्ल्स के साथ कमरे में रात गुजारते तो वह उन्हें छुप कर देखता था और अपनी शारीरिक भूख मिटाने जब यह कॉल गर्ल्स के पास जाता तो शारीरिक शक्ति में कमी होने के कारण कॉल गर्ल्स उसका मजाक उड़ाती थी, जिसके बाद उस पर हैवानियत सवार हो जाती थी। इसलिए उसने खुद को संतुष्ट करने का यह दहशतनाक तरीका ढूंढा। निठारी कांड में CBI ने अपराधियों के खिलाफ 16 मामले दर्ज किए थे, जिसमें गाजियाबाद की CBI कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को 14 मामलों में दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि पंडेर के खिलाफ 6 मामले दर्ज किए और इनमें से 3 मामलों में कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन बाद में अदालत के अनुसार केस से संबंधित सभी कंकाल पुलिस को नाले से मिले थे, जो निठारी में बनी कोठी नंबर D5 और D6 दोनों की ही सीमा पर थे। साथ ही इस केस में एक भी कंकाल की बरामदगी मनिंद्र सिंह पंडेर के घर से नहीं हुई थी। सभी शवों के धड़ गायब थे और शक जताया गया कि यह मामला अंगों की तस्करी का भी हो सकता है।
क्योंकि छोटे बच्चों के अंग प्रत्यारोपण की बेहद मांग रहती है। साथ ही शवों को जिस तरह से काटा गया था उसमें किसी अनुभवी डॉक्टर के शामिल होने की आशंका थी। दरअसल हमारा कानून सबूत मांगता है और इस केस में 3 ऐसी चीजें थीं जिसका फायदा कोली के वकीलों को मिल गया। आइए जानते हैं वह 3 चीजें क्या थीं। सबूत इकट्ठा करने में लापरवाही करना, अपराधियों के बयानों के टेप का गायब होना और फॉरेंसिक सबूतों की कमी। लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अभी न्याय के दरवाजे बंद नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अभी भी पीड़ितों के लिए खुला हुआ है। सुरेंद्र कोली और मनेंद्र सिंह पंडेर पर आए हाई कोर्ट के फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। सीबीआई के वकील संजय कुमार यादव का कहना है कि इन्हीं सबूतों के आधार पर अदालत ने फांसी की सजा पर मोहर लगाई थी। ऐसे में हाई कोर्ट का यह फैसला हैरान कर देने वाला है। इन सब के बीच सबके दिमाग में यही सवाल अब भी है कि अगर वे दोनों कातिल नहीं तो उन मासूमों की हत्या किसने की, बेरहमी से उनके साथ दुष्कर्म और टुकड़े किसने किए, आखिर इस घिनौने कृत्य का जिम्मेदार है कौन। फैसला आप करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी नजर में क्या सही है। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लीजिए। क्राइम नगर से जुड़ी ऐसी ही दिल दहला देने वाली सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।